हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं बादशाह और आज की क्लास में हम बात करेंगे भूगोल के टॉपिक भूकंप पर। भूकंप भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस कंप। कंप मतलब कंपन करना, वाइब्रेट होना। यानी भूमि का या पृथ्वी के किसी एक भूभाग का कंपन करना किसी विशेष परिस्थिति में भूकंप कहलाता है। यानी धरातल पर, भूमि की सतह पर जब कोई भूभाग आंतरिक या बाह्य परिस्थिति के कारण कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, तो इसको हम हिला डुला भूकंप, ठीक है, या अर्थक्वेक कहते हैं। अब भूकंप की एक, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है भूकंप का, और ये बेस लाइन धरातल है, और ये इस तरह से धरातल पर ही लहरें इस तरह से जा रही हैं। तो जहाँ से ये भूकंप उत्पन्न हो रहा है और जहाँ से ये भूकंप उत्पन्न होने के बाद ये लहरें इस तरह से टकराकर इस धरातल को टच करते हुए जा रही हैं, तो सबसे पहले धरातल पर भूकंप यहाँ महसूस होगा और सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हुई। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे हम कहते हैं फोकस, यानी इसको क्या कहते हैं? फोकस, यानी भूकंप मूल। और जहाँ पर सबसे पहले भूकंप, यानी धरातल के इस भाग पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया गया, भूकंप के झटके धरातल पर सबसे पहले यहाँ महसूस किए गए, इसलिए इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर। एपी, या हम इसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो दो बातें क्लियर हो गई। भूकंप क्या है, या भूमि का या भूभाग का कंपन करना भूकंप है, ठीक। भूकंप मूल, अरे से गेट मत लगा। भूकंप मूल यानी धरातल पर सबसे पहले जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, और धरातल पर भूकंप की उत्पत्ति हमेशा धरातल के आंतरिक भाग में होती है। आंतरिक भाग में जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं फोकस या भूकंप मूल। और जहां से लहरें सबसे पहले धरातल के ऊपरी भाग पर जाती हैं और सबसे पहले धरातल के ऊपर जिस भाग पर मतलब वेव्स महसूस की जाती हैं, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उसको हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। तो दो बातें ये क्लियर हो गई। अब बात आती है इसके बाद भूकंप के लिए जो वेव्स हैं, ये वेव्स कितने प्रकार की हैं। तो भूकंप तरंगे, भूकंप या भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार की हैं, काइंड्स ऑफ, थ्री काइंड्स, ठीक। तो तीन प्रकार की हैं, जिसमें पहली वेव्स को बोलते हैं पी वेव्स, दूसरी को बोलते हैं एस वेव्स, और तीसरी को बोलते हैं एल वेव्स। अब देखिए इनका स्पीड सीक्वेंस क्या है। पी वेव्स की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो इसकी जो गति है वो 12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 12 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 12 से 14 किलोमीटर की स्पीड पर चली जाती है पी वेव्स। इनको पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं, या इनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगे क्योंकि ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं भूकंप मूल से, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों
से होकर गुजरने की क्षमता रखती हैं। इसलिए ये तीनों भाग से होकर गुजर जाती हैं अपने भूकंप मूल से, तो इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा गति इनकी होती है, सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड पर चलने वाली भी यही होती है, 12 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागती हैं। इसके बाद 7 से 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर एस वेव्स चलती हैं। अब एस वेव्स क्या है? ये सेकेंडरी वेव्स है, यानी प्राइमरी वेव्स के बाद द्वितीयक तरंग सेकेंडरी वेव्स का जन्म होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये केवल ठोस से होकर गुजर सकती है, द्रव्य और गैस वाले स्थानों पर ये लुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए प्राइमरी वेव्स तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस से गुजर सकती है, और सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस से गुजर सकती है, और इसकी स्पीड इसकी अपेक्षा आधा रह जाती है, यानी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर रहती है। अच्छा, इन वाली वेव्स को अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या आड़ी तिरछी वेव्स भी कहते हैं इनको, और इनको लॉन्ग वेव्स या अनुदैर्ध्य वेव्स भी बोलते हैं। कई नाम है इनके प्राथमिक, मतलब जैसे इसको प्राइमरी या अनुदैर्ध्य, इसको सेकेंडरी या फिर अनुप्रस्थ या आड़ी तिरछी लाइन। और इसके बाद एल वेव्स, तो एल वेव्स को लैंड वेव, इसका फुल फॉर्म है लैंड वेव, और लैंड वेव को हम ऐसे भी कह सकते हैं धरातलीय तरंगे, इनको क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे। और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि भैया इनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंपीय लहरें कौन सी, भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं, तो आप बताइए कौन सी हैं? एल वेव्स। क्यों? स्पीड सबसे ज्यादा इनकी है, लेकिन विनाशकारी ये हैं क्योंकि ये इनकी जो उत्पत्ति होती है वो इस वाले भूभाग में होती है। अब जब ये इस वाले भूभाग में आएंगी तो ये पूरे धरातल को हिला डुला के रख देंगी, तो जो इसके रास्ते में पड़ेगा यहाँ पर वो इसको सबको ये तहस नहस करते चले जाएंगे। अगर इनकी स्पीड मतलब भूकंप के जो पैमाना होता है सिज्मोग्राफ पर अगर इनको नोट किया जाता है और 5 पॉइंट से एबव होती है, तो ये हमेशा भूकंप जो होते हैं 5 पॉइंट से एबव वाले वो विनाशकारी होते हैं, मकानों को भी गिरा देते हैं। जैसे मान लीजिए गुजरात में आया 7.5, तो 7.5 रिक्टर स्केल पर उसको मापा गया, और जब उसको देखा गया तो भूकंप मतलब 2000 की बात है, 26 जनवरी को 2000 में जब आया, 2001 में आया शायद 26 जनवरी में, तो जब वहाँ आया तो पूरा शहर ही पूरी तरह से कब्रिस्तान बन गया, पूरा दब करके। तो ये जो है इस तरह का, तो एल वेव्स जो होती है वो धरातलीय सतह पर सबसे ज़्यादा विनाश उत्पन्न करती है। इसीलिए एल वेव्स मोस्टली ISPCS से लेकर हर प्रकार की परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग भूकंपीय प्राथमिक वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है सीज्मोलॉजी में, यानी भूकंप विज्ञान में, सीज्मोलॉजी। और भूकंप को किस पर मापा जाता है? तो सीज्मोग्राफ, यानी भूकंप मापी यंत्र पर, तो इसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ। और सीज्मोग्राफ का एक पैमाना होता है इस तरह से, जैसे इंची टेप होता है, 1 2 3 4 करके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और बड़े बड़े, प्रत्येक पार्ट्स अपने पहली यूनिट से 10 गुना अधिक होता है, यानी प्रत्येक जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या है कि इसका जो 1 सेंटीमीटर के बाद दूसरा सेंटीमीटर जो होगा वो अगर वहाँ तक अगर वेव्स पहुँचती हैं तो इसका मतलब वो 10 गुना पहले वाली से एक्स्ट्रा होंगी। और यहाँ पर जो रिक्टर स्केल होता है उसमें 1 से लेकर के और 9 तक होते हैं, यानी इससे ऊपर भूकंप आता नहीं। अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से उस क्षेत्र को महाप्रलय के रूप में बदल देगा। तो रिक्टर स्केल पर 1 यूनिट से लेकर के और 9 यूनिट तक दी होती हैं, और प्रत्येक 1 यूनिट का जो पॉइंट होता है वो पहले यूनिट से 10 गुना अधिक होता है, 10 गुना उसमें अधिक ऊर्जा होती है। तो ये वाली बात क्लियर होगी। भूकंप को किस पर मापते हैं? हम सीज्मोग्राफ से मापते हैं। और भूकंप का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है? तो सीज्मोलॉजी में, यानी भूकंप विज्ञान में किया जाता है। भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, फोकस, और जहाँ सबसे पहले धरातल पर तरंगें पहुँचती हैं, अधिकेंद्र। और भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया है, और इतना ही पर्याप्त है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है भूकंप आने के कारण। भूकंप किन किन कारणों से आता है? भूकंप के कारण
तो भूकंप की उत्पत्ति के कारण जो है वो मानवीय भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। मतलब मानव के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है, बाह्य कारकों के द्वारा, और आंतरिक कारकों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे मान लीजिए प्लेट विवर्तन की सबसे ज़्यादा मान्य कंसेप्ट यही है, प्लेट प्लेट विवर्तन की क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है ये कई प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब जब कई प्लेट्स में ये डिवाइडेड है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर मुख्य तौर पर 7 प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और एशियाई प्लेट, मतलब यूरेशियन में यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशियन प्लेट, और फिर इसके बाद इंडियन प्लेट जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा संपूर्ण क्षेत्र आता है। तो इस तरह से, और एटलांटिक प्लेट्स, तो 7 मुख्य प्लेट्स हैं। और इन 7 प्लेट्स का मतलब ये 7 प्लेट्स कुछ मिलीमीटर की रफ्तार से प्रति वर्ष खिसकती रहती है। पर ये जब खिसकती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भारी प्लेट निचली प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अब जब खिसकती है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके वजह से इस प्लेट विवर्तन की घटना के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। अव्यवस्था उत्पन्न होने से उसको व्यवस्थित करने के लिए मतलब भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक तो प्लेट विवर्तन की, तो एक कारण ये भी प्राकृतिक कारण है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ज्वालामुखी विस्फोट। एक चीज आप समझ लीजिए कि जहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा वहां भूकंप आना सुनिश्चित है। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भूकंप आना सुनिश्चित है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां भूकंप आए वहां ज्वालामुखी विस्फोट हो, ठीक है नहीं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पर क्या होगा कि अंदर लावा होगा और लावा बहुत बड़े बड़े फोर्स के साथ ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा धरातल को, और ऐसे में जब वो धरातल की निचली चट्टानों को तोड़कर ऊपर आने का प्रयास करेगा एकदम से, तो फटाक से वहाँ की जब चट्टानें टूटेंगी तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा की वजह से उस भूभाग के धरातल पर झटके महसूस होंगे, और यही झटके भूकंप को जन्म देंगे। तो इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त अच्छा, इसको हम भूविवर्तन की जो है इसको हम प्लेट गतिशीलता भी कह सकते हैं कि प्लेट हमेशा जो होती है वो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की दिशा में गतिशील रहती हैं, तो हम इसको प्लेट गतिशीलता भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लेट गतिशीलता यानी प्लेट विवर्तन के कारण या प्लेट गतिशीलता। दूसरा है भू संतुलन स्थिति। अब भू संतुलन स्थिति क्या है, देखिए मतलब जैसे ये एक ऐसे करके ये एरिया है और ये प्लेन क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है और ये यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। अब प्रत्येक भाग ये और ये सब संपूर्ण भाग और ये यहाँ पर समुद्र है, ठीक। तो यहाँ है क्या, ये पूरा सिस्टम कि धरातल जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग में बंधा हुआ है। यहाँ पर्वत है तो जितना ये ऊपर है उतना ही धरातल के नीचे तक गहरा है, और ये हल्के पदार्थ का बना हुआ है इसलिए ऊपर तक ऊंचा उठा हुआ है। यहाँ तली पर ये मान लीजिए देखिए ये नीचे ये इतना पूरी परत जो है यहाँ पर ये नीचे पतला पदार्थ है यानी लावा जो धरातल को तोड़ के निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पतली परत है महासागर के नीचे, लेकिन पतली बेशक है पर ये भारी बहुत है, तो इसलिए ये पतली है, ये हल्की बहुत है इसलिए बहुत लंबी है। इस तरह से पर्वत का सबसे हल्का, पठारों का उससे हल्का, मैदान का उससे भारी, और फिर सबसे ज़्यादा भारी जो मैटर लगा है वो समुद्र की तली में लगा है। और इस तरह से ये स्थिति
भू संतुलन की स्थिति बनी हुई है, यानी भूभाग का प्रत्येक भूभाग संतुलित अवस्था में है। लेकिन अब असंतुलित अवस्था कब उत्पन्न होती है? देखिए, जब पर्वतों से यहाँ से नदियाँ निकलेंगी और जब नदियाँ यहाँ से बहती हुई जब आएंगी और जब ये नदियाँ बहती हुई मैदानों से पार करते हुए इस तरह से आ रही होंगी, तो अपने साथ में बहुत बड़ी मात्रा में ये मलबा लेके आती हैं, अवसाद लेके आती है, और अवसादों का ये यहाँ पर आके निक्षेप करेंगी, मतलब इनको जमा करेंगी। अब जब ये अवसाद यहाँ जमा हो जाएंगे तो भाई साहब इस पर वजन पड़ेगा ऊपर से, और जब वजन पड़ेगा तो इस पर दबाव पड़ेगा। अब इन चट्टानों पर जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा कि ये चट्टानें खिसक करके नीचे को आ जाएंगी इस वाले क्षेत्र में। अब यहाँ बन जाएगा, जब ये नीचे आएंगी तो ये पिघल के बन जाएंगी लावा, और यही लावा धीरे धीरे फोर्स करेगा, और इधर क्योंकि अब इधर वाला भूभाग हल्का हो गया है, तो इधर वाला भूभाग हल्का हो गया है तो इधर वाले भूभाग की तरफ ये बढ़ेगी, और जब ये ऊर्जा इधर को बढ़ेगी तो यहाँ आकर के ये इस पहाड़ को फिर से फोर्स करेगी ऊपर उठाने के लिए, ताकि भूमि का संतुलन बना रहे, भू संतुलन की स्थिति बनी रहे। अब जब ये भाग ऊपर के लिए यहाँ पर फोर्स करेगा तो पर्वत ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि ये नीचे छोटा हो गया है, नदियाँ अपने साथ उसको बहा के ले गई। जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर भूकंप आना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में भू संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए भी भूकंप आते हैं। इसके बाद पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। कई बार तो हमने बताया कि पृथ्वी ये इस तरह से पृथ्वी है और ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरह से जब ये अपने अक्ष पर घूम रही होती है 23.5 डिग्री, जब ये इस तरह से घूमते वक्त क्या होती है कि जलीय और स्थल दो तरह के भाग हैं, और इन दोनों भागों में कभी अव्यवस्था उत्पन्न होने की वजह से भी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। इसके अलावा एक कारण हो सकता है बलन एवं भ्रंश। बलन एवं भ्रंश। तो बलन एवं भ्रंश के कारण भी भूकंप आते हैं। अब बलन और भ्रंश के कारण कैसे आते हैं? बलन का मतलब होता है कि भाई ऐसे करके धरातल कोई भूभाग है कमजोर, और इधर से दोनों तरफ से क्या लगता है फोर्स, जिस फोर्स को हम कहते हैं संपीड़न, कंप्रेशन, संपीड़न। अब इधर से फोर्स लग रहा है किसी चीज पर, और वो चीज कैसी है, इस तरह की सीधी है, और जब उसको जोर से फोर्स लगेगा वो ऐसे करके फोर्स बन जाएंगे उसमें। अब फोर्स जब बनेंगे तो धरातल ऊपर नीचे उठेगा, इतना ऊपर उठेगा और इतना कुछ भाग ऐसा होगा जो नीचे धंस जाएगा। ऊपर नीचे उठने और धंसने के बीच में धरातल पर कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और जब कंपन उत्पन्न होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? बलन। और इसी बलन के परिणाम स्वरूप जन्म होगा भूकंप का। भ्रंश का मतलब है कि कोई एक प्लेन भूभाग है और प्लेन भूभाग का एक भाग धंस जाए नीचे, ठीक, मान लीजिए ये भाग है ना, अब ये भाग धंस गया नीचे की तरफ, ये नीचे आ गया यहाँ पर, तो ये जो भाग नीचे धंसा, ये धंसा तनाव के कारण। तो अगर किसी तनाव के कारण एक भाग ऊपर उठ जाए या एक भाग नीचे धंस जाए, तो ऊपर धंसने और नीचे उठने की इस स्थिति को कहते हैं भ्रंश या भ्रंशन फॉल्ट। तो फॉल्ट के कारण जब कोई भूभाग नीचे धंसेगा या ऊपर उठेगा तो इस स्थिति में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा से फिर जन्म होगा भूकंप का। तो इस तरह से भी भूकंप का जन्म हो सकता है। इसके अलावा मानवीय कारण में क्या हो सकता है कि भाई मनुष्य जो होता है वो इस तरह से, ये नदी बह रही है और नदी के बीच में उसने यह बांध लगा दिया। अब जब बांध लगा देगा वो, तो इधर वाले एरिया में बहुत बड़ी तादाद में जल इकट्ठा हो जाएगा, और जब जल इकट्ठा हो जाएगा तो इस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, और जब एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा इस वाले क्षेत्र में, और अगर यहाँ की चट्टानें मान लीजिए उनकी संरचना उतनी बेहतर नहीं है जो भूकंप रोधी हो, तो ऐसी स्थिति में जब इस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा तो ये वाली तली जो है इस पर भूकंप की वेव्स उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है कि ये बांध भी टूट जाए, जिसका कारण कि उत्तराखंड का टेहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा था उसका विरोध आज तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो भूकंप रोधी क्षेत्र नहीं है, अक्सर वहाँ भूकंप आते रहते हैं। इसलिए पर्यावरणविद जितने भी थे और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उसकी शुरुआत से लेकर आज तक उसका विरोध किया। ऐसे ही गुजरात में नर्मदा नदी पर जो मतलब बांध बन रहा था, सरदार सरोवर बांध, तो उसका भी विरोध हुआ इसी कारण से कि बहुत बड़ी तादाद में मतलब
गुजरात का भुज क्षेत्र तो पहले से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और ऐसी स्थिति में बोले कि अगर मान लीजिए इस तरह से अगर एक्स्ट्रा इन चट्टानों पर दबाव पड़ा तो भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए बांध द्वारा जल संग्रहण, बांध द्वारा जल संग्रहण, तो बांध द्वारा जल संग्रहण के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण ये भी एक मानवजन्य कारण है। मान लीजिए कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉम्ब है या फिर ऑटोमिक न्यूक्लियर बॉम्ब से जब इनका प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग के कारण धरातल के ऊपरी भाग पर बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको हम धमक कहते हैं, इस तरह का एक बहुत बड़ी मात्रा में जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो पूरी पृथ्वी की ऊपरी सतह दहल जाती है, ऐसे ऐसे कंपन करने लगती है जब हिलती है। तो इस तरह से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको हम मानवीय कहते हैं। जैसे परमाणु परीक्षण के दौरान अभी थोड़े दिन पहले शायद सन 2019 में उत्तरी कोरिया के सन की तानाशाह, क्या नाम उसका, किम जोन, ठीक है ना। तो किम जोन मतलब जो भी नाम है उसका, उसने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कराया था पिछले टाइम में। तो वहाँ पर 6 पॉइंट कुछ रिक्टर स्केल पर पैमाना, मतलब भूकंप के जो सीस्मोग्राफ है उसके रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया। और इतनी बड़ी मात्रा में आया कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब मकान वगैरह गिर गए और बहुत बड़ी जनहानि हुई। और उसकी जो तीव्रता की जो मतलब भूकंपीय वेव्स थी वो अमेरिका के तट तक महसूस की गई। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा में भूकंप उत्पन्न हो सकता है, तो ये भूकंप कोई प्राकृतिक जन्य नहीं था, प्रकृति के द्वारा इसका जन्म नहीं हुआ, बल्कि इसका निर्माण या इसका जो जन्म हुआ भूकंप का वो परमाणु परीक्षण के कारण हुआ। तो मानव के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न किया हो सकता है और प्राकृतिक कारण से भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। तो दोनों कारण उत्पन्न हो, मतलब दोनों कारण इसके लिए प्रभावी रहे हैं। तो आज हमने भूकंप की डेफिनेशन, उसका अर्थ, उसकी मतलब और उसके लिए कौन कौन सी वेव्स जिम्मेदार हैं और इसके अलावा भूकंप के कारण। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भूकंप के मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।